नमस्कार दोस्तों। क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बनाने नहीं तोड़ने आए थे? क्या नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी की कारपोरेट साजिश के तौर पे आए थे? क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के भेदिया बनकर के आए थे कि जिससे कांग्रेस और उसके सहयोगियों को खत्म किया जा सके? और क्या वो तमाम राज्यों में कांग्रेस को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी की नीतियों पे काम कर रहे हैं, उस नीति पे काम कर रहे हैं जो उन्होंने तैयार की थी? कहोगे आज ये सारे सवाल हैं, ये सवाल भी हैं कि क्या जो कांग्रेस पार्टी अपना ब्लैक पेपर लेकर के आई है उससे जनता समझ पाएगी, और क्या भारतीय जनता पार्टी जो व्हाइट पेपर लेकर के आ रही है उसे गोदी मीडिया या चरण चुंबक मीडिया इस देश की जनता के सिर पर हावी कर देगा? क्या है ये सारा खेल? इसी पर आपके साथ चर्चा करें। आज बड़ी विषय छिड़ा हुआ है कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन टूट रहा है, इंडिया गठबंधन ऐसे हो रहा है, और सर्वे आ जाता है इसी दौरान एक चरण चुंबक मीडिया का कि भारतीय जनता पार्टी जो है 325 सीटें जीत रही है और वो अपने सहयोगी है जो है एनडीए गठबंधन है उसके साथ में वो आकर के 400 तक तो नहीं पहुंच पाती है, लेकिन 377 के आसपास सीटें पा जाती है। अब एक चीज कि जिस तरह की स्थितियां बताई जाती हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बताया जाता है मजबूत, क्या वास्तव में वो है? और यदि इतनी मजबूत है तो उसे यह साजिश करने की जरूरत है? ये सारे सवाल तब आता है यदि इतने मजबूत हैं, इतना जनता का समर्थन है, तो फिर आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और उधर राहुल गांधी सड़कों पर चल के जिस तरीके से जनता में जा रहे हैं और जिस तरीके से जनता से बात कर रहे हैं, उनसे निकले तथ्यों को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उससे अपने चुनाव की रणनीति तय कर रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी को डराने लगा है। तो ये तमाम सारे विषय हैं। राहुल गांधी मणिपुर से लेकर के चले और मणिपुर में जो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के रुख को समझा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, असम, इन सब में जाकर के लोगों के रुख को समझा, लोगों के संकटों को समझा, परेशानियों को समझा। वह भी समझा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छद्म विपक्ष की भूमिका निभाने वाले तमाम दलों के साथ किस तरीके से खेल कर रही है। राहुल गांधी के यह निकलने का फायदा यह हुआ, उन्हें बहुत सारी जमीनी हकीकत पता चल गई है और लोगों से पता चल गया है कि कौन वास्तव में मोदी के साथ है या वो गायब है। इसको लेकर के बहुत सारी चीजें। उधर राहुल गांधी जब झारखंड गए तो वहां पर हेमंत सोरेन पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अटैक किया और सारी साजिश रची थी, वो साजिश जरूर फेल हो गई, लेकिन राहुल गांधी को उसका फायदा यह हुआ कि उन्हें वहां का की नब्ज पता चल गई और उन्होंने आदिवासियों को साध लिया। हालांकि वो लगातार आदिवासियों के हित में बात करते रहे। यदि आप इतिहास को देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आए नहीं थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं बने थे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह तय किया था और अपने भाषण में कहा था, जो अपना विजन प्रस्तुत किया था संविधान सभा में, वो कहा था कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों और सबको कैसे हक दिया जाए, इसके लिए संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए और वह व्यवस्था हम करेंगे। यानी इस देश में जो तमाम वर्गों को आज आरक्षण मिला हुआ है वो पंडित नेहरू की सोच का नतीजा था। और पंडित नेहरू एक चीज और कहते थे, जिस बात का जिक्र कल प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में किया। वो ये कहते थे कि हम इन लोगों को सिर्फ नौकरियों में या दूसरी जगह सिर्फ आरक्षण न दे दे, बल्कि इनको योग्य बनाएं,
ऐसे आरक्षण का मैं विरोधी हूं। मैं उस आरक्षण की बात करता हूं जो व्यक्ति को योग्य बनाता है और वो योग्यता के साथ खड़े हो जिससे आगे से आगे भला कर सके। तो राहुल गांधी भी आज उसी को लेके चल रहे हैं। उनका यह कहना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो जिस तरीके से इस देश ये समाज चूंकि पूरी तरीके से जाति धर्म में बटा हुआ है, तो इसको बांटने की बजाय जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए। किसी को उपेक्षित नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से देखिए नरेंद्र मोदी ने कुछ जातियों को वहां रिजर्वेशन दे करके जम्मू कश्मीर में और किस तरीके से वहां विद्वेष की स्थिति पैदा की है, उसके कारण लगातार जो है विरोध हो रहा है। गुर्जर और बकरवाल जो समाज है वो लगातार नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ दूसरे तरह के लोग हैं। तो ये सारी चीजें इसी तरीके से आपने मणिपुर में देखा, मणिपुर में किस तरीके से रिजर्वेशन के ही मसले से शुरू हुआ और वो विवाद किस तरीके से सुलग रहा है मैतेई और कुकीज में। तो ये नरेंद्र मोदी का एक सिस्टम है कि वो समाज को बांट दो और बांट करके उसे लड़ाते रहो और वोट लेते रहो। जो बहुसंख्यक है उसे अपनी तरफ कर लो, उसको खुश कर दो। तो इस नीति से चलते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जोड़ने की नीति की। कांग्रेस ने कहा लड़ने की जरूरत ही नहीं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी है वो उसे मिलनी चाहिए। और इसमें एक बड़ा वर्ग समाज आता है। तो इस तरह से कांग्रेस बेहद नजदीक पहुंच रही है जनता की भावनाओं के। और वो इस बात को लेकर भी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। उड़ीसा में आकर के राहुल गांधी ने यह बात कह दी। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 में ओबीसी बनाया। और जब राहुल गांधी ने यह बात कही तो नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के लोगों को तकलीफ हो जाती है। वो तमाम साजिशें रचते हैं और उसी साजिश का हिस्सा है। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूं। जहां भी जाते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूं। कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? मैं हैरान हूँ, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूँ। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जवाब देते हैं, जनता से बात करते हैं। जहां कहीं तमाम जो राजकीय उपक्रम है यानी पीएसयूज है उन्हें बंद करने, उनके लोगों को सैलरी न मिल पाने और तमाम सारी चीजें, ठेका पट्टा प्रथा करने और इन सब की तरह से लूटने, आदिवासियों के जल जमीन जंगल पर कब्जा करने, इन सब पर होता है तो उसका भी राहुल गांधी विरोध करते हैं और उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो यही उनकी ताकत बन रही। और जब यह ताकत बन रही तो इससे मैनिफेस्टो का मसाला भी निकल रहा है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इस तरीके से यदि राहुल गांधी आगे बढ़ गए और वो हो गए तो उनको, उनका जो फर्जी तरीके से बनाया हुआ गुब्बारा है वो फट जाएगा। और इसीलिए वो लगातार तमाम साजिशें रच रहे हैं।
वो जब मणिपुर में यात्रा शुरू करने जा रहे थे तो कारपोरेट के जो दलाल कहे जाते थे, कांग्रेस पार्टी में सांसद भी रह चुके थे, मंत्री भी रह चुके थे, मुरली देवड़ा के बेटे, वो तत्काल जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम यानी शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए और फिर कांग्रेस पर हमला बोलने लगे। इसी तरीके से जब आगे बढ़े तो लोकल तौर पर असम में तमाम सारे लीडर्स को वो किया गया और उनको भी इसी तरीके से पेश किया गया कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसी तरीके से जब आगे बढ़े आए पश्चिम बंगाल तो ममता बनर्जी ने अचानक हमलावर हो गई और ममता बनर्जी जाने क्या क्या कहने लगी, राहुल गांधी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और सबके लिए। और उसके बाद में जब यात्रा बिहार पहुंची तो नीतीश कुमार छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए और फिर उसके बाद में वहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बना ली और वहां मुख्यमंत्री बन गए, 9वीं बार शपथ ले ली। फिर उसके बाद में जैसे ही झारखंड यात्रा आनी थी फिर नरेंद्र मोदी ने खेल खेला और हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। उनके ऊपर तमाम तरह से झूठे आरोप और सब कुछ लगाने का क्रम चल रहा है और जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरह से उन पे आरोप लगते हैं वो निश्चित रूप से सवालिया निशान खड़ा करते हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने वहां के आदिवासियों के लिए, जनता के लिए जो किया है वो इसके पहले किसी सरकार ने नहीं किया था। और नरेंद्र मोदी को परेशानी ये हो गई कि हेमंत सोरेन उनके सबसे खास व्यापारी कह दीजिए, ट्रेडर कह दीजिए, उद्योगपति तो वो है नहीं, तो वास्तव में उन गौतम अडानी के लिए काम करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, और वो राहुल गांधी की उस नीति पे चले कि हम जनता के लिए खड़े होंगे, आदिवासियों के लिए खड़े होंगे, लोगों के लिए खड़े होंगे, ना कि गौतम अडानी के लिए। तो अडानी ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिल करके वहां पर जो प्लांट लगाया उससे वहां के लोगों की, आदिवासियों की सबकी जमीनें हड़प ली, उन्हें न नौकरी दी न कुछ और दिया। और हालत यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें तमाम रियायतें देती जा रही, तमाम फायदे देती जा रही, उल्टा वहां का जो प्रदूषण है और तमाम सारी प्राकृतिक संपदाओं का दोहन है वो कर रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं, बिजली उस राज्य को दे नहीं रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति होने से निश्चित रूप से राज्य को नुकसान हुआ। उसको लेकर के वो आवाज बुलंद कर रहे थे, इसलिए उनके पीछे पड़ गए, उन्हें फंसाने की पूरी साजिश चल रही। राहुल गांधी उड़ीसा पहुंचे, वहां पर वो जनता की बात कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो जो बीजू जनता दल है उसको भी तकलीफ है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में उसका जो समझौता है उसके तहत है कि सेंट्रल के लिए हम मजबूत रहेंगे और स्टेट के लिए बीजू जनता दल मजबूत रहेगी। तो इसको लेकर के मिल के वो खेलते हैं और कांग्रेस को खत्म करना है, तो यही सपना है। तो दोनों का जो कि सपना सेम है और टारगेट सेम है, तो उनकी अपनी एक चलती है, लेकिन उस चक्कर में उड़ीसा बर्बाद हुआ है। इसको लेकर राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं, तो ये हो रहा है। दूसरा, जब राहुल गांधी की अब यात्रा छत्तीसगढ़ में जानी है तो वहां पर किस तरीके से तमाम चीजें फैलाई जा रही, करी जा रही, वो भी हमारे सामने। बाद में यूपी में आना है तो यूपी में जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से जयंत चौधरी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और सब कुछ किया जा रहा है, ये है। उसके बाद में यदि आप मुंबई में देख लें तो मुंबई में और खेल चल रहे हैं, इसी तरीके से तमाम जगह खेल चल रहे हैं जहां जहां कारपोरेट है और सब कुछ, कहीं ईडी के जरिए, कहीं सीबीआई के जरिए, कहीं इनकम टैक्स के जरिए, कहीं एनआईए के जरिए, और ये सब पूरे खेल करके किस तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है इंडिया गठबंधन को। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार चूंकि इंडिया गठबंधन बनाने के मामले में सबसे आगे आए थे और उन्होंने इसकी पहल की थी और वो ये प्रस्तुत करना चाहते थे कि हम ही हैं जो लड़ेंगे। और जब वो ये प्रस्तुत करना चाहते थे तो हुआ उल्टा। हुआ यह कि वो जो ये कर रहे थे वो वास्तव में इसलिए नहीं कर रहे थे। कारपोरेट का एक सिस्टम होता है कि अपने लोग विपक्ष में, जो अपनी प्रतिद्वंदी पार्टियां हैं या जो भी कंपनियां हैं, उनमें अपने लोग भर दो और वो लोग वहां का सारा डेटा इकट्ठा करें, तमाम रणनीति इकट्ठा करें और सब कुछ करें और उसके बाद हमें दे दे, जिससे कि हम उस कंपनी को परास्त कर दें। कमोवेश यही खेल, क्योंकि नरेंद्र मोदी का सारा प्रबंधन कारपोरेट करती है, दुनिया की टॉप जो है पीआर एजेंसियां उन्होंने हायर कर रखी, इतना इतना पैसा देते हैं उन सब चीजों से। नरेंद्र मोदी के पास पैसे की कमी तो है नहीं। राहुल गांधी इसको लेकर सवाल भी उठाते हैं कि 1,60,000 रुपए सैलरी पाने वाला व्यक्ति
आखिर 2-2 करोड़ रुपए के कपड़े कैसे पहनता है, कहां से पहनता है? तो ये बात बिल्कुल जायज है। तो अब नीतीश कुमार सदैव आज तक जो भी कुछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ही कारण रहे हैं, उसी के साथ मिलकर रहे हैं और उन्होंने एक बार नहीं कई बार इस तरह के खेल किए हैं और उन सब का फायदा भाजपा को ही दिया है। तो इस बार भी उन्होंने ये करके इंडिया गठबंधन के साथ आके, उन सारे विपक्षी दलों के साथ आके उनके सब भावनाओं को टटोल लिया, उनकी नब्ज को टटोल लिया, उनका डाटा तैयार कर लिया, उनसे लिया और उसके बाद में एकदम से पाला बदला और मोदी के साथ आ गए। अब वो धीरे धीरे सबको तोड़ने में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी को वो खिलाफ करते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जानती हैं आज भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगे तो वहां नुकसान उठा जाएंगे। ऐसी स्थिति में वो अपने आप को इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो कांग्रेस को नुकसान करेंगे, वामपंथी को नुकसान करेंगे, भाजपा का कोई नुकसान नहीं होना है। तो इस रणनीति पर काम कर रही है, इसके लिए उन्हें लगाया गया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार खुद आ गए हैं, वो जिस तरीके से उन्हें नुकसान हो रहा था, वो घट रहे थे, उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस के साथ आकर के जो सरकार में काम किया उसका बेनिफिट लेने के लिए वो भाजपा के साथ जा रहे हैं और जो जो खेल कर रहे हैं वो सामने है। वो जयंत चौधरी से भी बात कर रहे हैं, वो अकाली दल से बात कर रहे हैं, वो चौटाला से भी बात कर रहे हैं और सबको जिस तरीके से वो कर रहे हैं, इसके अलावा भी तमाम जगह वो काम कर रहे हैं। वो शिवसेना उद्धव ठाकरे को भी समझाने में लगे हुए। तो इस तरह के खेल हैं तमाम, जिन खेल को वो यहां पर रह के मैनेज कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि किस तरीके से ये करके किया जाए जिससे भाजपा की सरकार बन जाए और वो उनकी कुर्सी मुख्यमंत्री की सुरक्षित बनी रहे। तो इस पूरी मुहिम के वही चाणक्य बने हुए और वो वैसे चाणक्य हैं जो वास्तव में दिखाई नहीं देते, जो अंदर आके भेदिया की तरह से काम करते हैं, वो उन्होंने किया है। दूसरी तरफ राहुल गांधी सीधे लड़ रहे हैं और सीधे चीजें कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे सीधे लड़ रहे हैं और उसके जवाब दे रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। तो उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है उनके 10 साल अन्याय के काल करके उन्होंने पूरा एक ब्लैक पेपर बनाया है। उसमें तमाम सारी चीजें कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश को बर्बाद किया है उसको लेकर के उन्होंने पूरा समझाया है। उन्होंने वो भी बताया है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी झूठ बोलते हैं और सारी चीजें तथ्य से विपरीत बोलते हैं। तो इन सब उधर राहुल गांधी का हमला हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में देश का चुनाव अब 2 ध्रुवों में हो गया है, राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। और ऐसी स्थिति में चूंकि नरेंद्र मोदी के साथ में पूरा चरण चुंबक मीडिया खड़ा हुआ है, तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस और इन्हीं के खिलाफ सारी साजिश करता है और वही दिखाता है और चलाता है। उधर दूसरी तरफ राहुल गांधी अकेले लड़ रहे हैं और लड़ते हुए जिस तरीके से चल रहे हैं वो तमाम सारे लोगों को खल रहा है, क्योंकि यदि कांग्रेस खड़ी हो गई तो तमाम सारे क्षेत्रीय दलों को अपने अस्तित्व खतरे में नजर आता है। लेकिन राहुल गांधी इस नियत से लड़ते हैं कि हमें वोट मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन हम जनता के लिए लड़ना हमारा काम है, क्योंकि कांग्रेस ने देश आजाद भी कराया, देश बनाया भी और देश बचाने का भी काम कर रही है। तो राहुल गांधी की इस नीति से जनता बहुत प्रभावित हो रही है। उसका नतीजा यह है कि जनता अब विपक्ष का मतलब राहुल गांधी हो गया और राहुल गांधी के साथ खड़े होकर मोदी से लड़ना चाहती है, उन्हें निरंकुश होने से रोकना चाहती है। उधर इसी डर से नरेंद्र मोदी अपने गोदी मीडिया से उन्होंने सर्वे करवाया कि जिससे कि उन्हें जस्टिफाई किया जा सके कि हाँ उनकी जो है सरकार ही बनने जा रही, सब कुछ बनने जा रहा है, लोग डर जाएगा। हालांकि भले अब नेता जा रहे हो, जनता अपना रुख बना रही है, वो सोच रही क्या करना है। देश के अंदर तमाम समस्याएं हैं, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे दूसरी और चीजें हो, वो सब खड़ी हुई। ऐसी स्थिति में जवाब देना है कि आखिर कैसे इनका मुकाबला किया जाए। तो राहुल गांधी उसका मुकाबला करने के लिए खड़े हैं, लड़ रहे हैं और जब राहुल गांधी लड़ते हैं तो नरेंद्र मोदी डरते हैं और इसी डर के कारण ये सारी साजिशें रची जाती हैं, जिन साजिशों से हम सब रूबरू हो रहे हैं, रोज ब रोज हो रहे हैं। तो अब आप ये समझ लिए ये साजिशों का चुनाव है और जब साजिशों का चुनाव हो तो बड़ा संभल के चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि एक देश बनाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश को जोड़ने के लिए लड़ रहा है वो राहुल गांधी है और एक पूंजीपतियों के हाथ में पूरा देश सौंप देने के का काम कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, अपने सुख के लिए कर रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपए के सूट पहन रहा है, ऐसो आराम से रह रहा है, वो उसके लिए कर रहा है, वो अपने सुख के लिए कर रहा है। तो राहुल गांधी अपना सुख छोड़ करके
दुखों को अपना करके आपके लिए लड़ रहे हैं, और नरेंद्र मोदी सुखों में आपको दुख देने के लिए खड़े हैं। जय।